कि हम आज चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, मुकम्मल मुकाबला परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसको मुकम्मल मुकाबले के मुताबिक हम देखेंगे कि एक फर्म कैसे प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, उसका तवाज़ुन कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, और वो कैसे चाहती है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करे। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में पैदावार पढ़ी, ठीक है, प्रोडक्शन पढ़ लिया, मसारिफ पढ़ ली, कॉस्ट पढ़ ली और वसूलियाँ रेवेन्यू भी पढ़ लिए। ठीक है, इन सबको हम इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में और डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के मुताबिक, मुकम्मल मुकाबले के मुताबिक एक फर्म किस तरह प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, उसकी भी मजीद दो टाइप्स है, फिर ऐसे कलील में, ऐसे तलील में, ठीक है, शॉर्ट टर्म में किस तरह और लॉन्ग टर्म में किस तरह, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं देख लेता हूँ मुकम्मल मुकाबले के पेश नज़र फर्म का तवाज़ुन क्या है। ठीक है, यानी कि फर्म किस पॉइंट पे जाकर प्रोड्यूस करेगी, जो अपनी प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है जो आप प्रोड्यूस करें वो किस पॉइंट पे करेगी। तो सबसे पहले तो मैं मुकम्मल मुकाबले को एक्सप्लेन करता चलूँ दोबारा से। ठीक है, मुकम्मल मुकाबले की तारीफ हम इसी तरह करते हैं कि कोई फर्म, ठीक है, कोई भी फर्म, ठीक है, जो या तो अपनी कीमत, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज ना कर सकती हो, वो मुकम्मल मुकाबला कहता है। यानी कि ऐसी मार्केट है जिसमें कीमत अपने मुताबिक खुद ब खुद चेंज ना होती हो, या फिर किसी एक या इंडिविजुअल के अमल दखल से कीमत चेंज ना हो, वो क्या कहलाती है, मुकम्मल मुकाबला कहलाती है। ठीक है, कि आप अपने जॉइंट, सबका जॉइंट डायरेक्शन के मुताबिक तो आप अपनी कीमत चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्राइस चेंज कर सकते हो किसी भी चीज़ की। इंडिविजुअल आपके अपने रद्द-ए-अमल से किसी चीज़ की कीमत चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी 5 शराइत है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें से कोई एक शर्त ना अप्लाई हो रही है तो वो मुकम्मल मुकाबला नहीं कहलाएगा, परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, पहली शर्त क्या है, इकाइयों में यकसानियत हो। जो भी आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी इकाइयाँ एक जैसी हों, उसकी यूनिट एक जैसी हो। फर्स्ट करते हैं, आपके पास एक इंडस्ट्री है जिसमें आप, ठीक है, बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर गन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप अगर गन्स प्रोड्यूस करें तो तमाम की तमाम गन्स एक तरह की होनी चाहिए, एक ही तरह की गन्स हो आपके पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक गन की भी शेप चेंज होगी तो समझो आपका मुकम्मल मुकाबला नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं खरीदो फरोख्त, खरीदारों और फरोख्तकारों की कसीर तादाद होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, जितने भी खरीदार हैं उस मार्केट में, ठीक है, फर्म के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, एक दो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा खरीदार और ज़्यादा फरोख्तकार हो। अगर खरीदार एक है और फरोख्तकार ज़्यादा है तो भी परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मुकम्मल मुकाबला नहीं है। अगर फरोख्तकार ज़्यादा है और खरीदार कम है, ठीक है, तो भी परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आज़ादाना दाखिला शुरू, जो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने मार्केट के अंदर आना है और अगर आगे हो तो फिर आप आगे नहीं जा सकते, निकल नहीं सकते उस मार्केट से, वो कारोबार छोड़ नहीं सकते। तो ये आज़ादाना होता है। ठीक है, कोई आपके रोक टोक नहीं है इस पर। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एंट्री और एग्जिट कब कर रहे हो। ठीक है, मार्केट में से आमदनी की रसद की लचक, 4 आमदनी पैदाइश हमारे पास ज़मीन मेहनत सरमाया तंजीम। ठीक है, उनकी रसद जो उनकी सप्लाई है उनमें लचक होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी पैदावार के मुताबिक ज़मीन बढ़ा सकते हो, मेहनत बढ़ा सकते हो, सरमाया तंजीम, बट अगर जो आप चाहते हो उनकी रसद में लचक होनी चाहिए, यानी कि आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है मंडी के हालात से वाकफियत हो। ठीक है, ये बहुत हाइपोथेटिकली है, हमने तकरीबन इन शराइत में सबसे हाइपोथेटिकली ये है कि मंडी के हालात से वाकफियत हो, जितने भी कंज्यूमर है, सार्फिन है, उनको पूरी मंडी से, ठीक है, खरीदार हो चाहे फरोख्तकार हो, उनकी मंडी के हालात से वाकफियत होनी चाहिए। क्यों वाकफियत होनी चाहिए, कि पता हो मंडी में क्या प्राइस चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज़ की कितनी सप्लाई है, उसके मुताबिक वो डिमांड करेंगे। और ऐसा अक्सर, ठीक है, अक्सर मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में बहुत बहुत कम है, शायद रेयरली, ठीक है, 1 या 2 मार्केट हो जो मुकम्मल मुकाबले के पेश नज़र चल रही हो। ठीक है, वरना दुनिया में ऐसी कोई मार्केट नहीं है जो प्योर मुकम्मल मुकाबले में, ठीक है, ऊपर चल रही हो। ठीक है, या तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जिससे हम, ठीक है, कहते हैं ज़्यादा मुकाबला, या फिर वो ज़्यादादारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, मुकम्मल मुकाबले के तहत खते तलब। ठीक है, अब इसमें 2 सूरतें हैं, फर्म का खते तलब, सनत का खते तलब। ठीक है, पहले हम फर्म का खते तलब डिस्कस करते हैं। अभी हमने मुकम्मल मुकाबले की डेफिनेशन की है। मुकम्मल मुकाबले में हमने यही देखा था कि कोई भी फर्म अपने इंफरादी अमल से कीमत चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, फर्म हमेशा एक होती है। ठीक है, जैसे हम अगर टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लें तो टेक्सटाइल में अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में निशाद है, निशाद एक फर्म है, लेकिन पूरी टेक्सटाइल जिसमें तमाम फर्म्स आती हैं वो सनत कहलाती है। अब एक फर्म अपनी अमल दखल से, अपनी मर्जी से कीमत चेंज प्रोडक्ट की नहीं कर सकती। तो हमें पता है मुकम्मल मुकाबले के तहत कीमत चेंज नहीं हो सकती, तो हम जरा ग्राफ लेते हैं।
ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी ले ली, वाई एक्सिस में हमने प्राइस ले ली, ठीक है। हमें पता है प्राइस चेंज नहीं होती, ठीक है, वो हमारी की है। फर्स्ट कर लेते हैं हमारी 200 प्राइस है किसी भी चीज़ की, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, $200 जो भी आपने कहना है यूरो की, तो आपकी प्राइस कितनी है $200, ठीक है। डी आपकी ये आ गई, ठीक है। उसके बाद आपकी एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू भी प्राइस के इक्वल आते हैं मुकम्मल मुकाबले में। वो किस तरह, फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास 3, ठीक है, इकाइयाँ हैं, 3 की क्वांटिटी है जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स, ठीक है। पहली क्या है, उसकी प्राइस कितनी है, यहाँ पे मैंने 10 लिए, चलो 10 कर दो आप, ठीक है, ठीक है। आपके पास प्राइस 10 है, ठीक है, प्राइस 10 है, ठीक है। सेकंड यूनिट की भी 10 है, थर्ड यूनिट की भी 10 है, क्योंकि प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, फर्म अपनी प्राइस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितने हो गए, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, वो मैंने ऊपर फार्मूला भी लिखा है। प्राइस क्या है आपकी 10 है, क्वांटिटी आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो या बेच रहे हो तो आप कितने हो गए, टोटल रेवेन्यू 10 हो गए। सेकंड के, ठीक है, 2 × 10 20 और थर्ड के 3 × 10 30। अब आपने एवरेज रेवेन्यू निकालना है, एवरेज हमें पता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू हमारे 10 है, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी थी 5, तो वो 10 ही निकलेगा। 20 डिवाइडेड बाय 2 तो 10 निकलेगा, 30 डिवाइडेड बाय 3 तो 10 निकलेगा। इसी की तरह हम मार्जिन रेवेन्यू देखते हैं, चेंज इन रेवेन्यू, ठीक है। पहले के तो निकलेंगे नहीं, ठीक है। सेकंड के कितने देंगे, 10 माइनस 20 माइनस 10 कितने 10 हो गया, 30 माइनस 10 10 हो गया। तो आपके पास जो मार्जिन रेवेन्यू है वो भी 10 ही निकले हैं। इससे हमें पता चलता है मुकम्मल मुकाबले के है कि फर्म का जो खर्चे तलब है, डिमांड का है, उसमें प्राइस एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू बराबर होते हैं, और इसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक। उसके बाद कहते हैं सनद का खर्चे तलब। इसी के साथ हम देखते हैं कि सनद है हमारे पास, सनद का खर्चे तलब। अब सनद के खर्चे तलब में क्योंकि डिफरेंट फर्म्स शामिल होती हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स होती हैं, तो वो आपस में मिल के क्या नाम है किसी चीज़ की कीमत चेंज कर सकती हैं, क्योंकि इज्तिमाई अमल है, तो आप सब मिल के कार्टन बना लो, यार ये कीमत है, ठीक है, इस कीमत में हम बेचेंगे, ठीक है, दोनों को फायदा होगा, ठीक है। तो आप सनद के खर्चे तलब में आप बिल्कुल एक आम मंडी के खर्चे तलब की तरह होता है। यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ आपको, ये ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, ठीक है। आम खर्चे तलब जो हमने पहले डिमांड के चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें हमने खर्चे तलब देखा नेगेटिवली स्लोप होता है, ठीक है, ठीक है, मंफी झुकाव होता है। क्यों कि तमाम फर्म्स आपस में मिलके अगर उन्हें लगता है कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है, बेचनी है, ज़्यादा मुनाफा कमाना है, तो वो अपनी चीज़ की कीमत कम कर देंगे, ठीक है, जिससे उनकी क्या नाम है क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर वो कीमत मज़ीद कम कर देते हैं तो उनकी मज़ीद क्वांटिटी ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है अपने प्रॉफिट के लिए जितना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट चाहिए वो क्या करते हैं, अपनी प्राइस कम करते जाते हैं और डिमांड उनकी, ठीक है, क्वांटिटी की या फिर उनकी प्रोडक्शन की ज़्यादा होती जाती है, ठीक। अब हमें पता चल गया कि मुकम्मल मुकाबले के तहत खर्चे तलब फर्म का इस तरह का होता है और सनद का इस तरह का होता है, यानी कि फर्म का इस तरह और इंडस्ट्री का खर्चे तलब इस तरह का होता है। अब देखते हैं हम फर्म की पैदावार का नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम फर्म की कितनी पैदावार करें, हमें कितनी प्रोड्यूस करनी है वो चीज़। सबसे पहले तो एक फर्म का एम क्या होता है, मुनाफा कमाना, फिर हम उसका तवाज़ुन देखते हैं वो कितनी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, कितनी सोसाइटी में डिमांड कितनी है, हमने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी प्रोड्यूस करनी है। तो फर्म के तवाज़ुन की एक अहम शर्त है या फिर हम कंडीशन भी कह सकते हैं, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, यानी मुख्तलिफ मसारिफ किसके बराबर होंगे, मुख्तलिफ हासिल के उस सतह को हम तवाज़ुन कहेंगे। अब तवाज़ुन क्या होते हैं, ठीक है, माहिरीन माशियात अक्सर तवाज़ुन की डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या नाम है हम ना तो खिलाओ लेके आ सकते हो ना सकड़ाओ लेके आ सकते हो, वो क्या कहलाता है, तवाज़ुन कहलाता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन यहाँ तो हम कोई चीज़ की प्रोडक्शन में, ठीक है, खिलाओ कर सकते हो ना, ठीक है, सकड़ाओ कर सकते हो, वो तवाज़ुन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुल हासिल और कुल मसारिफ से मुनाफे का तवाज़ुन, ठीक है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम कुल हासिल और कुल मसारिफ को इस्तेमाल करें तो हमने देखना है कि मसारिफ कुल हासिल और कुल मसारिफ से फर्म का तवाज़ुन कहाँ पे और मुनाफा कितना हो सकता है। हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, टोटल कॉस्ट इसी तरह का ग्राफ होता है टोटल कॉस्ट का, ठीक है। क्यों, यहाँ तक तो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, यहाँ तक तो आपकी फिक्स कॉस्ट है जो आपने हर सूरत में बेयर करनी है, चाहे आपकी प्रोडक्शन जीरो हो या फिर अनलिमिटेड हो, ठीक है, वो आपने देनी ही देनी है। लेकिन उसके बाद आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है जिसकी वजह से ग्राफ यूँ चला जाता है, लेकिन टोटल कॉस्ट का आपका ये ग्राफ हो गया और टोटल रेवेन्यू का आपका ये, जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बेचते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपके रेवेन्यू इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। हम कहते हैं जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करती जाएगी आपके रेवेन्यू इंक्रीज करते जाएंगे, क्यों, आप ज़्यादा चीज़ें बेचोगे तो ज़्यादा रेवेन्यू करते होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपका मुनाफा कितना है, तो टोटल रेवेन्यू और
टोटल कॉस्ट के दरमियान जो फासला होगा ना, ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो हमारा मुनाफा कहलाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा फासला होगा वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो जिसमें कम है, अगर मैं इतनी चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, 2 यूनिट्स, तो मेरा मुनाफा कम है। अगर मैं 3 यूनिट प्रोड्यूस करूँ तो मुनाफा ज्यादा, अगर 4 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो फिर मुनाफा कम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। हमारे एक इकाई बढ़ाने से हमारे क्या नाम है, 1 यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज करने से हमारी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आता है और रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। अब कहते हैं मुख्तलिफ हासिल और मुख्तलिफ मसारिफ से फर्म का तवाज़ुन। मुख्तलिफ हासिल और मुख्तलिफ मसारिफ से फर्म का तवाज़ुन कैसे पता चलेगा? अब हमारे को मुख्तलिफ है, चेंज है दोनों में, ठीक है। हमें पता है मुकम्मल मुकाबले में, ठीक है, क्वांटिटी साइड पे प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट मैंने इसी साइड पे लिया, ठीक है, कीमतें, ठीक है, हासिल और मसारिफ। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या नाम है, मुकम्मल मुकाबले में है किसी चीज़ की कीमत फिक्स होती है, ठीक है, जो किसके बराबर होती है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। अब वो हमें पता है प्राइस एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू के बराबर है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है मुख्तलिफ मसारिफ का खत यू शेप का होता है, ठीक है। जहाँ पे मुख्तलिफ मसारिफ नीचे से ऊपर उठते हुए, ठीक है, मुख्तलिफ हासिल को कट करें, ठीक है, उतने हम उस पॉइंट पे वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि इसकी 2 शर्तें हैं। एक तो, ठीक है, क्या आपके मुख्तलिफ हासिल मुख्तलिफ मसारिफ मुख्तलिफ हासिल के बराबर होने चाहिए, इस पॉइंट पे बराबर है, दोनों एक दूसरे कट कर रहे हैं, बराबर है। दूसरी बात ये कि जहाँ पे, अब ये देखें यहाँ पे भी बराबर है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मिनिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम कैसे पता चले कि भाई ये जो आपके मुख्तलिफ मसारिफ हैं वो उनकी स्लोप ज़्यादा है, मुख्तलिफ हासिल की स्लोप क्या नाम है, कम है, क्योंकि वो नीचे से गुजरते हुए उसे छुपे जा रहे हैं। इस वजह से हम कहेंगे भाई हम इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। अब ये तो दोनों कंडीशन भी होगी। नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फर्म का तवाज़ुन। यानी कि मुकम्मल मुकाबले को हमने इस्तेमाल करना है, अरसा कलील में फर्म का तवाज़ुन देख लेंगे, फर्म का तवाज़ुन कितना होगा। मुकम्मल मुकाबले की हमेशा पता है, हमने पीछे मुकम्मल मुकाबला पूरा डिस्कस भी किया, बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, यानी कि कीमतें किसके बराबर है, मुख्तलिफ मसारिफ और आपके कॉस्ट मसारिफ के। और अरसा कलील का भी हम कर लेते हैं। अरसा कलील से क्या मुराद है? अरसा कलील से मुराद ऐसा अरसा वक्त लिया जाता है जिसमें एक फर्म अपनी जिस्मानत तब्दील ना कर सकती हो, ठीक है, ठीक है। कोई भी फर्म उस यानी कि मार्केट में नहीं आ सकती। इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फर्म का तबादला। मुकम्मल मुकाबला हमने इस्तेमाल करना है और अरसा कलील मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में हमने फर्म का तबादला। मुकम्मल मुकाबले की शराइत हमें पता है, हमने बार बार डिस्कस की। कीमत किसके बराबर होती है? मुख्तलिफ मसारिफ और औसत मसारिफ के, यानी कि प्राइस किसके बराबर होती है? मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के। अरसा कलील और अरसा कलील की डेफिनेशन हमें पता दोबारा कर देते हैं। अरसा कलील से मुराद इतना ऐसा वक्त लिया जाता है जिसमें एक फर्म अपनी जिसामत, ठीक है, तब्दील ना कर सके या फिर नई फर्म उस मार्केट में दाखिल ना हो सके या फिर पुरानी फर्म निकल ना सके, ठीक है। इसकी दूसरी तरह भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि भाई इतना अरसा है वक्त जिसमें एक फर्म एक मुकर्रर हद से ज़्यादा अपनी पैदावार ना बढ़ा सके। अब वो मुकर्रर हद क्या है कि हमें पता है कि इंडस्ट्री है, ठीक है, एक फर्म है, ठीक है, वो अरसे कलील में अपनी पैदावार इस हद तक बढ़ा सकती है कि उनके पास कितना ज़खीरा पड़ा होता है, ठीक है। या फिर ये काम हो सकता है कि हम कह दें कि उसकी जायद शिफ्ट लगा दो, जहाँ वो 8 घंटे काम कर रहे हैं 12 घंटे काम कर लें, 12 कर रहे हैं 16 कर लें, 16 कर रहे हैं तो 24 कर लें, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा हम लिमिट नहीं लेके जा सकते, ठीक है। और क्या है, फर्म का दाखिला खरोज ना हो सके, इतना छोटा अरसा होता है। अब इसमें 4 कंडीशन है हमारे, यानी कि अरसा कलील के तहत मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फर्म का तवाज़ुन और मुनाफे में हमारे पास 4 सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है? गैर मामूली मुनाफा, ठीक है। गैर मामूली मुनाफे में हम क्या कहते हैं कि एक फर्म अपनी पैदावार का तयन किस तरह करती है या फिर वो गैर मामूली मुनाफा किस तरह कमा रही होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे, ठीक है, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस लेंगे, उसके साथ कॉस्ट होती है हमारे पास और रेवेन्यू होता है, ठीक है। यानी कि प्राइस, मसारिफ, कीमतें, मसारिफ और हासिल सारे वाई एक्सिस पे होते हैं, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्वांटिटी होती है। मुकम्मल मुकाबले की पहली कंडीशन क्या है? हमें पता है कीमत फिक्स होती है जो किसके बराबर होती है? औसत हासिल और मुख्तलिफ हासिल के, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो किसके बराबर होती है? इसके, यानी कि औसत मतगैर मसारिफ यू शेप के होते हैं। औसत मसारिफ यू शेप के होते हैं, लेकिन जिन्हें हम औसत कुली मसारिफ भी कहते हैं,
लेकिन वो हमेशा औसत मुतगैर मसारिफ से ऊपर होते हैं। वो क्यों ऊपर होते हैं कि औसत मसारिफ के अंदर औसत मुआयना मसारिफ भी शामिल होते हैं, ठीक है, और औसत मुतगैर मसारिफ भी शामिल होते हैं। जाहिर सी बात है, दो चीज़ें प्लस होंगी तो हमेशा ऊपर आएंगी और औसत मुतगैर मसारिफ इसके नीचे आएंगे। मुख्तलिफ मसारिफ पता है हमें, ठीक है, औसत मसारिफ के बिल्कुल मिनिमम से गुजर के जाते हैं, टच करके जाते हैं, ठीक है, और उनकी स्लोप पहले कम होती है, ठीक है, यानी कि पहले गिरते आ रहे होते हैं, बाद में बढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा? हमने पीछे पढ़ा कि एक फर्म कहाँ तक प्रोड्यूस करेगी जहाँ पे उसके मुख्तलिफ मसारिफ उसके मुख्तलिफ हासिल को टच करें, ठीक है, वो भी नीचे से। तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट है जहाँ पे क्या नाम है, मुख्तलिफ मसारिफ को टच कर रहे हैं नीचे से, किसको? मुख्तलिफ हासिल को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब हमें पता है कि हमारी मिनिमम कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ये पॉइंट है ना मिनिमम, इससे तो नीचे कोई पॉइंट नहीं जा रहा, ठीक है, तो मिनिमम पॉइंट हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास इतना क्या आ गया, ठीक है, हमारे पास जो हमारी कॉस्ट लग रही है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वो ये कॉस्ट लग रही है, ठीक है, जैसे मैं W कह रहा हूँ, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी क्या है, प्राइस है, जिस प्राइस में हम बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है, कॉस्ट कम है, बनाने के लिए मसारिफ कम लग रहे हैं, लेकिन जो हम हासिल है वो ज़्यादा है, तो ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। ये एरिया हमारा गैर मामूली मुनाफा है, ठीक है, यानी कि हमारी कॉस्ट कम है, मसारिफ कम है यहाँ पे, लेकिन हमारी जो हासिल है वो ज़्यादा है, ज़्यादा कीमत ज़्यादा है किसी चीज़ को बेचने के लिए, लेकिन उस चीज़ को बनाने के लिए मिनिमम कॉस्ट कम है, जो ये एरिया हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। इसी के साथ हमारी सेकंड कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, मामूली मुनाफा। अभी फर्स्ट कंडीशन में गैर मामूली मुनाफा था, सेकंड में मामूली मुनाफा है, ठीक है, यानी कि काम पूरा ही हुआ है। मुकम्मल मुकाबले की पहली शर्त क्या है, कीमत किसके बराबर होती है, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू के औसत हासिल और मुख्तलिफ हासिल और कीमत आपस में बराबर होती है। दूसरी क्या है हमारे पास कि हमें पता है कि हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, यू शेप होती है, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट हमारी किसके बराबर होती है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट होगी, ठीक है। तो एवरेज मामूली मुनाफे में क्या होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे होती है, ठीक है, मार्जिन रेवेन्यू से, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट होती है, ठीक है, वो मसारिफ होते हैं वो बिल्कुल कीमत के बराबर होते हैं। मुफ्ती मसारिफ हमें पता है कि मिनिमम से गुजर के जाते हैं इसके, तो ये हमारे पास है मुफ्ती मसारिफ आ गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मिनिमम से गुजर रहे हैं, यहाँ भी टच कर रहे हैं, तो हमारी कितनी क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यानी कि हम इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मुनाफा हमारे पास बहुत कम है, अगर है भी है तो बिल्कुल थोड़ा सा मुनाफा है, ये तकरीबन यहाँ ये क्वांटिटी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा मुनाफा है, मामूली मुनाफा जिसे हम कहते हैं कि ना होने के बराबर है। क्यों कि यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हुई, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो मुतगैर मसारिफ वो तो हमसे हासिल हो रहे हैं, लेकिन जो औसत मसारिफ है वो पूरे जो कुल मसारिफ है वो पूरे आ रहे हैं, तो हमारे पास ये मुनाफा बहुत मामूली है और ना होने के बराबर है। इसके बाद मामूली नुकसान है, थर्ड कंडीशन है हमारी। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, इस साइड पे हम क्वांटिटी लेंगे, इस साइड पे प्राइस, ठीक है, हासिल और ठीक है मसारिफ भी आएंगे। कंडीशन क्या है हमारे पास, प्राइस किसके बराबर होगी, मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है। और मामूली नुकसान में क्या है हमारे पास कि हमारे एवरेज कॉस्ट तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हम बेयर कर रहे हो, लेकिन एवरेज कॉस्ट हम बेयर ना कर रहे हो, ठीक है। और हमें पता है मार्जिन कॉस्ट इसके मिनिमम से गुजरेगी, ठीक है, एवरेज कॉस्ट के कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे आप इस पॉइंट में, सॉरी ठीक है, ये हमारे पास मार्जिन कॉस्ट आ गई, ठीक है, और हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, ये हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ तक, लेकिन हमारे पास जो ये तो हमारी कीमत है, ठीक है, और हमारे मसारिफ क्या है, ये है, ठीक है, मिनिमम मसारिफ हमारे पास ये आ रहे हैं। अब ये देखो बच्चों, देखो हमारे मसारिफ ज़्यादा है लेकिन हासिल कम है, और ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लॉस कहलाएगा, नुकसान कहलाएगा। मसारिफ ज़्यादा है, ठीक है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा है इस चीज़ को बनाने के लिए, लेकिन उसकी प्राइस उसके हासिल होने वाली कीमत बहुत कम है, और ये हमारा नुकसान कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद आखिरी हम चौथी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, कारोबार बंद होने की हालात। इसमें हम क्या कहते हैं, इस साइड पे क्वांटिटी आएगी, इस साइड पे प्राइस आएगी, साथ कॉस्ट भी आएगी और रेवेन्यू भी आएंगे, ठीक है। प्राइस किसके बराबर है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू,
ठीक है, ये तो मुकम्मल मुकाफा की शर्त है। इसमें हमारे पास ना तो वेरिएबल कॉस्ट बेयर हो रही होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ना ही टोटल एवरेज कॉस्ट बेयर हो रही है। मार्जिन कॉस्ट हमें पता है मिनिमम से गुजरती है, ठीक है। और हमने कितनी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, क्वांटिटी हमें तो यहाँ से पता चलेगी, ये क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ तक। और हमारे पास उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी बेयर करनी पड़ रही है, ये हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, और ये हमारे पास क्वांटिटी है। और ये हमारा बिल्कुल लॉस है, और यहाँ पे हम अपने जो भी फर्म है वो शट डाउन कर देगी, अपनी फर्म को बंद कर देगी। क्यों बंद कर देगी? पहले तो हमारे पास यूँ होता था कि हमारे कम से कम वेरिएबल कॉस्ट बेयर हो जाती थी, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट बेयर हो जाती थी, चाहे फिक्स कॉस्ट ना भी बेयर हो, ठीक है, और हम चीज़ को प्रोड्यूस कर लेते थे। अब हमारे पास ना तो हमारी फिक्स कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है हमने हर सूरत में पे करनी ही करनी है, ठीक है, चाहे हमको क्वांटिटी जीरो हो तो हम पीछे वो फिक्स कॉस्ट बर्दाश्त भी कर लेते थे। इस वजह से मामूली नुकसान में भी कारोबार को चलाने के लिए हम आमादा हो जाते थे। लेकिन इस सूरत में हमारी फिक्स कॉस्ट तो बेयर नहीं हो रही, उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बेयर नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि हमारा मुनाफे के बजाय नुकसान, एक तो बिल्कुल नुकसान थोड़ा होना, और एक बहुत ज़्यादा होना कि हमारे फिक्स कॉस्ट तो हमने हर सूरत में बेयर करनी है, वो तो देनी पड़नी, चाहे हम चीज़ को प्रोड्यूस करें या ना करें, तो वो हमें हर सूरत में। इस वजह से हम पहले मामूली नुकसान को भी फर्म को, ठीक है, रन कर रहे थे। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो हम जाहिर सी बात दे रहे हैं, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी खुद से पे कर रहे हैं, ठीक है। एक तो चीज़ बना रहे हैं और ऊपर से जो उससे हासिल होने वाली कीमत है वो उसके बनाने की कीमत से भी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पे कारोबार शट डाउन हो जाएगा, ये शट डाउन हो जाएगा। आज का लेक्चर बच्चों इतना ही है, कल हम देखेंगे ऐसा तवील में, ठीक है, लॉन्ग रन में हमारे पास यही कब किससे होते हैं और किस तरह हम डिस्कस